हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अभी तक हमने हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक फेजेस ख़त्म कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए अपने आप को कि आपने एक हिस्सा हिस्ट्री का ख़त्म कर लिया है। अब हम जल्दी जल्दी हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, दिसंबर आ चुका है। सो वी हैव टू यू नो buckle up our shoes and like wind up these things very early. So इतना जल्दी भी नहीं कि हमारे कॉन्सेप्ट छूटेंगे। सो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हम स्पीड से अब आगे बढ़ेंगे। तो प्री हिस्टोरिक में हमने देखा था कि हमारी प्री हिस्टोरिक वो पार्ट होती है हिस्ट्री का जब हमारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं होती, कि हमारे पास जब कोई लिटरली एविडेंस नहीं होते हैं। राइट, वी डिड नॉट हैव एनी या वी डू नॉट हैव एनी लिटरल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस। बट प्रोटो हिस्ट्री जो होती है, जो हम अब पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास लिटरेरी एविडेंस होते हैं, यानी कि या तो हमारे पास टेक्स्ट होगा या फिर हमारे पास स्क्रिप्ट्स होंगी, बट उनको अभी डिसाइफर नहीं किया गया है। दैट मीन्स अभी उनका मीनिंग नहीं निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पा से हमें जो भी सील्स मिली थी, पिक्टोग्राफिक सील्स मिली थी, अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने या फिर जो भी इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने इसको ये प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए हैं कि वो पिक्चर में क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं या फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी है ना, लिपि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो हम जब हिंदी लिखते हैं तो हमें पता होता है कि अच्छा हमें ऐसे लिखना है, राइट। लेकिन उनकी कुछ अलग ही है, उनकी वो पिक्टोग्राफिक है, तो उसको डिसाइफर करने में टाइम लगेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, राइट। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ योर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट बिफोर स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन वी हैव सम मोर important agendas for today. Like I will be telling you how to solve some PYQs. Why? Because now December has come, so you would be shifting in prelims mode, obviously. So for prelims mode you have to be very familiar with the MCQ solving. So today I'll be dealing with that. Then we will be going to the Indus Valley civilization. So before starting IVC, just go through of this PYQs. इससे आपको ना इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस भी पता चल जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा, जो आप थोड़ा मक्कारी मारते हैं ना, जो आपको आलस आता है कि ये क्यों पढ़ना है, तो ये भी आपका चला जाएगा। सो दिस वेट PYQ, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड। अब आपको ये देखना है इसमें कि कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच है। ये बोल रहा है कि लोथल एंशियंट डॉकयार्ड था। अभी तो आपने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्हें पता है, दैट्स गुड, वो इसको रिवीजन की तरह लें। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा था। ये सब लोकेशंस हैं, राइट, ये सब आपकी लोकेशंस हैं और ये इनकी इम्पोर्टेंस है। सो राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक कहा जाता है। Nalanda is a great seat of Buddhist learning. So you have to tell like which is correct or which is incorrect. तो मैं अभी आपको कोई आंसर नहीं बताने वाली हूँ, I'm just getting you familiar with that. देखो ये क्वेश्चन है 1988 का, जिस टाइम पर आपकी एलिमिनेशन अच्छे से चल जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर आपको लोथल पता है कि वो एक डॉकयार्ड था, तो यू कैन लाइक कि अच्छा हाँ ये तो सही है, तो ये तो चला ही गया, राइट। सारनाथ में फर्स्ट सरमन हुआ था बुद्धा का, क्या हुआ था, इफ़ यू आर वेरी अवेयर तो आप ये भी कर सकते हैं। लायन कैपिटल राजगीर है या फिर कुछ और है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप अशोका पढ़ोगे तो यू कैन लाइक एलिमिनेट दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली विद द बेसिक नॉलेज। कुछ क्वेश्चंस जो इंडस वैली से डायरेक्टली रिलेटेड है वो मैं आपको लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व करने बताने वाली हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन्होंने बोला है कि आप स्टेटमेंट्स बताइए कि इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। दे आर सेइंग अबाउट कि सेक्युलर था वो, यानी कि रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव नहीं थे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, और रिलीजियस एलिमेंट भी था, दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। यानी कि ये बोल रहे हैं कि रिलीजियस एलिमेंट था, रिलीजन को लोग फॉलो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि रिलीजन के नाम पे मारधाड़ चल रही थी या फिर सिर्फ रिलीजन ही रिलीजन उसको पूज रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक दैट। इस पीरियड में कॉटन भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी फॉर द टेक्सटाइल्स, ये भी हम देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, ये 2011 में आया है और अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ दैट इज़ इन 2013। सो इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? माई पर्पज़ इज़ टू टेल यू दैट कि हाउ टू
सॉल्व एंड हाउ टू स्टडी दीज PYQs फॉर योर प्रिपरेशन नाउ। अब आपको इन PYQs को कैसे यूज़ करना है, अपने आपको अंदाज़ा नहीं लगाना कि अच्छा ये आ सकता है या वो आ सकता है, आपको इनको पढ़ना कैसे, आपको इनको डिसाइफर कैसे करना है, डीकोड कैसे करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स की, राइट। तो 2011 में ये क्वेश्चन आया सेक्युलरिज्म के ऊपर, इंडस वैली। अब ज़रा 2013 को देखिए कि दे पजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, ठीक है। अब अगर मैं 2011 के क्वेश्चन को देखूं कि ये बोल रहे हैं कि सेक्युलर सिविलाइजेशन थी, रिलीजियस एलिमेंट था, बट डोमिनेट नहीं कर रहा था सीन को। और अब ये क्या, थोड़ा आपको ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा कि ग्रेट पैलेसेस और ग्रेट टेम्पल्स की मतलब टेम्पल्स होंगे ही होंगे, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया? क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बना रहा है, वो भी ग्रेट, और ये कह रहा है कि ये सेक्युलर है प्लस डोमिनेशन नहीं है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, दैट कुड बी पॉसिबल। वाई? क्योंकि ज़रूरी नहीं ना डाइटीज़ या डीटीज़ को हम सिर्फ मंदिर बनाकर ही पूजें। वी कैन डू इट एनी ट्री के थ्रू या फिर टेराकोटा फिगर्स के थ्रू, हम किसी भी चीज़ के थ्रू ये कर सकते हैं। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेनली जो हमारे यहाँ पहले हॉर्सेस के एविडेंसेस मिलते हैं, हालांकि आपको IVC में भी हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं, कुछ बोन्स मिलेंगी हॉर्स को, हॉर्स की, लेकिन हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे चैरियट्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये जो चैरियट्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे यहाँ पे आपको वैदिक एज में मिलेगा, जो लेटर वैदिक, बेसिकली जो महाभारत वाला टाइम आएगा वैदिक वाला, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो अगर किसी को बेसिक नॉलेज है, दैट पर्सन कैन एलिमिनेट द थर्ड स्टेटमेंट। और अगर आप लिंकिंग करेंगे फर्स्ट 2011 के क्वेश्चन की और 13 के क्वेश्चन की, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेट पैलेस चलो एक बार को मान लिया हमने, बट इतनी पुरानी सिविलाइजेशन में ग्रेट टेम्पल्स, राइट, तो इसीलिए दैट आई फील सेकंड वुड बी द आंसर। तो माय पर्पस इज जस्ट टू स्टडी, टू मेक यू कंफर्टेबल, लाइक कि आप MCQs से डरे ना, उनसे आप कंफर्टेबल हो जाएं कि देखिए कितनी लिंकिंग है UPSC में। ऐसा नहीं है, तो UPSC अपनी चीज़ों को ही रिपीट करता है, उसका एक पैटर्न है, तो आपको वही फॉलो करते हुए चलना है, राइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे हैं आपको डिफरेंस बताना है कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल में। अब ये देखिए, मैंने आपको इससे पहले चालकोलिथिक पढ़ाया था, तो चालकोलिथिक, अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि जब मैं आपको IVC पढ़ाऊंगी, आपको साथ साथ इसको इससे भी रिलेट करते हुए चलना है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अबाउट ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल के कल्चर का डिफरेंस। सो डेफिनेटली दे वुड आस्क नियोलिथिक या फिर चालकोलिथिक का डिफरेंस। सो दीज थिंग्स यू हैव टू केप्ट इन माइंड कि अच्छा ये कॉमन फीचर्स हैं और ये डिफरेंट फीचर्स हैं, राइट। दिस इज वाई MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। ये क्या मतलब होता है? वो जो सर पे, जब आपने देखा होगा टीवी में महाभारत या रामायण, वो सर पे ऐसे पहन कर आते हैं हेलमेट और वो आर्मर जो पूरा सेट होता है ना, जिससे आपका चेस्ट कवर हो जाता है, वो सब की बात हो रही है। जबकि पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, जबकि इंडस वैली में केवल कॉपर और आयरन की बात हुई थी। अब आप ये भी देखिएगा कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी आयरन आ गया है या फिर अभी हम सिर्फ कॉपर और टिन पर ही हैं। तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। दैट इज़ वाई आई फोकस, जब भी ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तो मैंने फोकस करा था कि पहले हम स्टोन की तरफ बढ़े, स्टोन से फिर हम मेटल एज की तरफ आए, राइट, इसी तरीके से। तो ये है, मैं पूरा और नहीं बताऊंगी, आप स्टडी कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स whereas there is no evidence in Indus Valley having been aware of this animal, ठीक है। तो ये सब देखिए डिफरेंसेस हैं, हॉर्स पर फोकस किया गया। एक हॉर्स की बात यहाँ हो रही है 2017 में, और फिर से ये देखिए यहाँ पर भी हॉर्स का क्वेश्चन आया 2013 में, राइट। तो ये पैटर्न हो जाता है, दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। आज की वीडियो बहुत एक्सटेंसिव होने वाली है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब आपको ये हड़प्पन की साइट नहीं है ये बताना है, चानू दारू, कोट डीजी, देसलपुर, सोहागिरा, ये सब हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। इसका आंसर ढोलावीरा रहेगा। क्यों था ये क्वेश्चन आया था? क्योंकि उसी साल इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो मिला था, ठीक है। सो करंट अफेयर्स,
दैट इज़ वाई वी से कि करंट अफेयर्स पढ़ने ज़रूरी होते हैं. यू हैव टू लिंक इट विद दिस. जो जो तो हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हिस्ट्री चली गई, पास्ट हो गया. वट एवर इज़ अपडेटिंग आसपास आपके. अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हर साल टेंजिबल इनटेंजिबल अपडेट होता है. हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री का पार्ट है, राइट. सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स. अब ये एलेक्जेंडर री, जेम्स बर्गीज, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, वॉल्टर एलियट, इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट. ये आप मेंस के क्वेश्चन देख लीजिए कि टू व्हाट एक्सटेंट वॉज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द आईवीसी प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन. मैंने आपको इसमें सब कुछ कंपाइल करके दिया है. ये सारे PYQ सेट हैं, इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है PYQs के लिए, राइट. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग थी वो आज भी हमें कैसे मदद करती है. हम देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली, मतलब आपको हेल्प करने वाली है वो. जब आप IAS बनेंगे और वॉट एवर सर्विस यू विल ज्वाइन, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो, कि हमें यहाँ से कितनी इंसाइट्स मिलती हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी खूबसूरत सिविलाइजेशन रही थी. एंशियंट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मीसोपोटामिया एंड ग्रीस. दैट मीन्स हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको इंडियन कल्चर से तो करना ही करना कंपेयर है, बल्कि साथ में जो उसकी कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशंस थी उनसे भी आपको उसको कंपेयर करते हुए चलना है, राइट. वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. तो अब बिफोर आई डू स्टार्ट दिस टॉपिक, जस्ट लेट मी टेल यू वेरी क्लियर दैट हमने जब स्टार्ट करी थी तो लिटरेरी एविडेंस की हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री में लिटरेरी एविडेंस होते हैं और प्लस आर्टिस्टिक या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं. तो जो प्रोटो हिस्ट्री है उसमें ये दोनों हमें मिलते हैं. मेन फोकस हमारा इस पे रहता है. हमने हिस्ट्री को बस इसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं करा, लेकिन जैसे जैसे हम मेटल्स या टूल्स इक्विपमेंट्स की तरफ जाते हैं, मटेरियल्स की तरफ, तो स्टोन एज से जब ये एज आगे बढ़ती है तो स्टोन के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें मेटल. पहला मेटल जो हमने पढ़ा था वो हमने कॉपर पढ़ा था. फिर हमने देखा जिसको हम चालकोलिथिक एज बोलते हैं. फिर जब कॉपर में आपने टिन को मिक्स करके एक एलॉय बनाया तो आपकी जो सिविलाइजेशन आई ब्रॉन्ज एज, उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. इसके बाद जब एक आयरन एज आएगी तो हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा फ्लरिश होगी. सो इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी बनाते हुए आपको चलना है और ध्यान में रखना है. इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन बोला कि क्या यहाँ पर आयरन भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है. सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट. तो अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है तो वो कैसे होती है सर? होता क्या है कि 1784 में जब ये अंग्रेज़ लोग भारत आते हैं, हमारे पास पहले ही आ गए थे हालांकि, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बनती है, जिसको बनाया गया था भारत के कल्चर को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, ठीक है. लेकिन सर ये लोग इतने सेल्फिश थे ना, इनका मोटिव सिर्फ वही था जिसके बारे में इनको जानना था. बुद्धिज़्म के बारे में जानना था, जैनिज़्म के बारे में जानना था, और भी आर्टिस्टिक चीज़ों के बारे में जानना था. इन्होंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया. यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन पर तब किसी ने ध्यान दिया ही नहीं. क्यों नहीं दिया सर? क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी एक तो आइसोलेटेड थे IVC के, प्लस ऐसा कुछ एविडेंस इतना मिला नहीं, एक्सकावेशन किए नहीं गए. फिर करीब 200 साल बाद 1921 में चार्ल्स मेसन करके एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, चार्ल्स मेसन एक एक्सपीडिशन पर जाता है 1826 में. दिस नॉट 1921, दिस 1826, राइट. तो ये जब चार्ल्स मेसन जाता है, ये अपने एडवेंचर्स के बारे में लिखता है. कैसे एडवेंचर? ये बेसिकली जानना चाहता है अलेक्जेंडर के बारे में. तो फिर ये सिंध उधर बलोचिस्तान वाले पार्ट पे जाता है, आपका अफ़गानिस्तान जाता है, पंजाब जाता है. तो थोड़ा लोगों को जब ये आता है वहाँ से लिखता है तो लोगों को क्या लगता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि अच्छा चलो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है, क्या स्टोरी है. बट तब भी ऐसा किसी का पर इतना ध्यान नहीं जाता. फिर सेकंड पर्सन पिक्चर में आते हैं अलेक्जेंडर बर्न्स. ये बर्न्स मिशन के लिए फेमस हैं. ये 1831 में जाते हैं. अमरी करके एक शहर है आपका सिंध में, तो ये वहाँ पर इनको एक सील मिलती है, हरप्पन सील. तब भी ये इतना ध्यान नहीं देते, इनका इतना ध्यान नहीं जाता.
फिर ये भाई साहब पिक्चर में आते हैं जिनको एएसआई का फादर कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने करी होती है सर। लेकिन ये जो महान इंसान होते हैं इनको सील मिलती है, इनको ब्रिक्स मिलती हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की ब्रिक्स को ही रेलवे कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं। आप देख रहे हैं सर, एनसीईआरटी में उन्होंने बोला है द प्लाइट ऑफ हड़प्पा करके, आप न्यू एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे क्लास 12th की, उसमें लिखा हुआ है द प्लाइट, हड़प्पा का दर्द समझिए कि वहाँ के ये जो चोर लोग आए थे ना, ये ब्रिटिश, इन्होंने हमारी ईंटों को उठाकर इतनी ग्रैंड सिविलाइजेशन की ईंटें उठाकर इन्होंने रेलवे में डाल दी, ठीक है, रेलवे ट्रैक बना दिया। फिर फाइनली पिक्चर में आते हैं आपके जॉन मार्शल, जब डायरेक्टर बनते हैं ये एएसआई के, जब ये डायरेक्टर बनते हैं एएसआई के 1904 के आसपास, तब ये हड़प्पा जाते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं कि नहीं, वाकई में ये एक एंशियंट सिविलाइजेशन रही होगी, तो इसका तो एक्सकावेशन होना चाहिए ही चाहिए। तो फिर ये ऑर्डर करते हैं कि भाई पूरी तरह से एक्सकावेट हो, और फिर तभी इनको सामने से सुनने को मिलता है कि एक और जगह है मोहनजोदारो करके, यहाँ के जो लोकल लोग थे वो इसको मोहनजोदारो क्यों बोलते थे, माउंड ऑफ द डेड, मतलब मुर्दों का टीला, है ना। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर इतनी सारी बोन्स थी, डेड बॉडीज़ और ये सब चीज़ें, बोन्स एनिमल्स की, ह्यूमंस की, इतनी चीज़ें मिली, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज माउंड ऑफ द डेड, ठीक है, मुर्दों का टीला। तो जब उनको इसके बारे में पता चलता है तो वो पूरी हड़प्पा का एक्सकवेशन करते हैं, एक टीम बनती है सर, दयाराम साहनी, और वो भी इंडियन, मोस्टली ये सब इंडियंस ही होते हैं जो हमारे जाते हैं इसमें। तो ये कौन कौन थे आपके, दयाराम साहनी थे, आर.डी. बनर्जी थे, ये इनकी टीम बनती है एक प्रॉपर। तो ये सब एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, फिर समझ में आता है, फिर ये दुनिया को बताते हैं 1940s में कि यस, हड़प्पा नाम की एक एंशियंट सिविलाइजेशन इंडिया में थी। तो फाइनली तब से हड़प्पा को हमारी पहचान मिल जाती है, राइट। इतनी बड़ी सभ्यता है सर ये, इंडिया में और पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान दोनों तरफ ये फैली हुई है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो डिस्कवरी हुई है वो इंडिया में हुई है, सबसे ज़्यादा इसकी साइट्स इंडिया में पाई जाती हैं, या फिर यूँ कहो कि गवर्नमेंट इंडियन ही है जो ज़्यादा ध्यान देती है उसके डिस्कवरीज पर, ठीक है। और क्या क्या है सर इसके बारे में स्पेशल, कि ये अर्बनाइजेशन, इंडस क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी इसकी जो आप देखेंगे साइट्स, ये सब इंडस नदी के किनारे या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ये जितनी भी साइट्स हैं मोस्टली सब, ये आपकी मेन रिवर है इंडस, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है आपको बताना है, तिब्बत से ओरिजिनेट होकर आती है ये, ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट होकर कश्मीर की तरफ ये जाती है, और ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, एक ब्यास होती है जो इसमें नहीं दिखाई गई, ठीक है, ब्यास हिमाचल से ओरिजिनेट होती है। तो ये सब इंडस के आसपास बसाए हुए शहर थे सारी ही, या उनके आसपास जितनी भी ट्रिब्यूटरी थी, दैट इज़ वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अराउंड करीब 2600 से लेके 1800 तक का इसका ये पीरियड, कार्यकाल, जो भी पीरियड इसका रहता है, राइट। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने की हैं क्या सर, ये जो टीम्स बनती है ना आपकी अलग अलग, तो इसमें हर जो आपके ये हैं साइंटिस्ट हैं, इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, कि किसी ने तो कुछ फाइंड आउट किया था, किसी ने कुछ फाइंड आउट किया था, राइट। तो अब हम उसका एक्सटेंट पढ़ेंगे सबसे पहले तो, वेट सम ग्लिच, हाँ। तो जब हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं इसका, पहले तो आप ये जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनकी टीम को समझिए, दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स, ये अलग अलग सिटीज़ की टीम्स हैं जिन्होंने इसको एक्सकावेट किया था, ये सब लोग लगे रहे एक्सकावेशंस पे, और उसके एविडेंसेस के बेसिस पे हमें कुछ पता चलता है ये कहाँ तक फैली हुई है। नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंडिया का जो मेजर नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, ये वाला कवर किया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट्स या साइट्स कौन कौन सी आएंगी, एक तो आपका सिंध आएगा, ये जो सिंध वाला पीरियड है, ये जगह है सिंध की। बलोचिस्तान आपका, ये बलोचिस्तान इज़ ऑल्सो अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, राइट, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है ये। पंजाब हमारा आधा यहाँ है, आधा पाकिस्तान में। हरियाणा आपको पता है, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट यूपी, ये मेरठ वाली जगह के बारे में बात कर रहे हैं। नदन महाराष्ट्र आपका, देखो जो हम चालकोलिथिक में पढ़ रहे थे ना कि कुछ एविडेंसेस थे जैसे दाइमाबाद और ये इनाम गाँव, इनमें मतलब ऐसा था कि हम बोल रहे थे कि इनकी जो पॉटरी है या इनमें कुछ अर्बनाइजेशन का टच है, तो हमने बोला था कि यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था इसका, लेकिन एनसीईआरटी कहती है सर कि ये जो दाइमाबाद करके जगह है ना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इसका सदर्न एंड माना जाता है हड़प्पा का।
तो दैट मीन्स यहाँ तक भी इसके इन्फ्लुएंसेस रहे थे। जैसे हम नदर्न मोस्ट साइट के बारे में बात करते हैं तो रोपड़ जो कि आपका पंजाब में है, पहले ये पहली डिस्कवरी हुई कि यहाँ तक था, लेकिन उसके बाद जब नई डिस्कवरी हुई, ये मैं वही बोल रही हूँ कि देखिए हिस्ट्री भी ना ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का मतलब है जो हो गया हो गया। जब न्यू डिस्कवरीज होती हैं और एक्सकवेशंस होते हैं तो हमें नए फैक्ट्स पता चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो पहले बोलते थे कि ये सिर्फ यहीं तक है, रोपड़ तक, बट अब उन्होंने बोला कि नहीं, मांडा जो कि जम्मू के पास है, ये नदर्न मोस्ट साइट है इसकी। और डिस्कवरी हुई तो पता चला कि नहीं, ये तो एक्सटेंट यहाँ तक फैला हुआ था सर इसका। ये देखिए, ये वो जगह है मांडा, चेनाब नदी पर। और पहले बोल दिया था कि रोपड़ के पास है। रोपड़ ये आपका पंजाब में आता है यहाँ कहीं, ठीक है। और वो अमरी शहर ये रहा, जहाँ से उसको सील मिलती है। किसको किसको मिलती है सील? इसको मिलती है ना, बर्न्स को। ये देखिए सदर्न मोस्ट साइट, ये किम रिवर पर है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात, भागा तरफ। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं, हम महाराष्ट्र को कंसिडर करेंगे क्योंकि वहाँ तक भी इन्फ्लुएंसेस थे। हमने बोला था चालकोलिथिक में कि कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था, बट अब एनसीईआरटी कहती है कि नहीं जी हैं, ये सदर्न मोस्ट साइट है क्योंकि न्यू डिस्कवरी हुई है। ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर कम्स इन मेरठ। हिंडौन रिवर है ये यूपी में, उसके साथ। वेस्टर्न मोस्ट में सुटका गेंडौर, जो एक्चुअल में आपका ये है, ये वाला पार्ट, ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है, ठीक है। अब देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है, शोरतुगाई ये भी कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ये भी, ठीक है। ये मांडा कहाँ पर है? ये रोपड़ हो गया आपका, मांडा ऊपर कहीं आएगा, ये भी आपका रिलेटेड है। अब इसमें कैपिटल सिटीज़ क्या थी इसकी? हड़प्पा इसकी कैपिटल सिटी रही थी और मोहनजोदारो, ये दोनों इसकी मेजर सिटीज़ थी। हड़प्पा इज़ इन पंजाब प्रोविंस एंड मोहनजोदारो इज़ इन सिंध प्रोविंस। पोर्ट्स क्या क्या थे? लोथल थे, लोथल हो गया आपका, सुटका गेंडोर जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, जो बॉर्डर पे था पाकिस्तान ईरान की, अलादीनो और बालाकोट एंड कुंतासी, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे। सबसे बड़ी साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी वो थी मोहनजोदाड़ो। लेकिन इंडिया में अगर हम कंसिडर करें, बिकॉज मोहनजोदाड़ो इज़ नॉट नाउ इन इंडिया, इट इज़ इन पाकिस्तान, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो दैट इज़ राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अब अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं हर चीज़ के, डिफरेंट एविडेंसेस मिलते हैं। ये हमने एक्सटेंट पढ़ लिया। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हमें हड़प्पा से क्या क्या मिला? ग्रेनरीज मिली, ठीक है, पेंटेड पॉटरी मिली, क्ले फिगर्स मिली, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, ये सब जो चीज़ें हमें मिली हैं, अलग अलग चीज़ें मिली हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट जो हमें इससे क्या पता चलता है सर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, कि एक तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन था। अर्बनाइजेशन क्यों था? क्योंकि सर ग्रेनरी है। ग्रेनरी का मतलब आप समझते हैं जिसमें आप अनाज स्टोर करते हैं, बड़ी बड़ी टंकी टाइप की होती हैं, साइलो जिसको आज की तारीख में हम बोलते हैं। तो जब अनाज आप स्टोर कर रहे हो दैट मीन्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रही होगी, है ना, पॉपुलेशन भी ज़्यादा रही होगी, यानी कि और साथ ही एग्रीकल्चर कितना फ्लरिश किया होगा, क्योंकि जिसके पास स्टोर करने के लिए चीज़ें, स्टोर भाई कौन करेगा? जिसके पास चीज़ें एक्सेस में होंगी। जब चीज़ें एक्सेस में होंगी जब तो स्टोर होगी, जब एक्सेस में होगी नहीं तो स्टोर ही नहीं हो सकता, केवल सब्सिस्टेंस पे काम चलेगा आपका। तो ग्रेनरीज, अभी देखो हमने जब नियोलिथिक पढ़ा था हमने, तो हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा पॉटरी के पढ़ने में स्टार्ट करा था कि पॉट्स थे, दैट मीन्स इतना नहीं करते थे वो। फिर हम चालकोलिथिक में आए, वो भी पॉट्स की बात करते थे, स्टोरेज की। अब ग्रेनरी की बात हो रही है सर, देखिए ये छोटा सा पॉट और वो ग्रेनरी, दैट मीन्स एग्रीकल्चर में कितना बदलाव आया है, कितना फ्लरिश हुआ है प्रोडक्शन आपका, ठीक है। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा बाथ टब, तो समझ रहे हैं सर, वो गाँव में तो बनेगा नहीं ना, ऑब्वियसली शहर के लोग नहाएंगे, और मतलब गाँव में ट्यूबवेल्स होती हैं, दैट आई डू अंडरस्टैंड, बट पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो दे आर सेइंग ग्रेट, ग्रेट बाथ, ठीक है। और देखिए ब्रॉन्ज, वैनिटी बॉक्स, वैनिटी बॉक्स मेकअप का भी शौक था। तो दे हैव, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही ग्रैंड सिविलाइजेशन रही होगी, दैट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही ग्रैंड चीज़ें रहा यहाँ पर रहा होगा, कि यहाँ का रहना सहना, दैट मतलब वेरी लाइक दे वुड बी वेरी एडवांस्ड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स,
राइट। तो इसमें हम अलग अलग थीम्स पढ़ेंगे इसके बेसिस पर, जो हम कंक्लूड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये जो भी कुछ कंक्लूड हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस के बेसिस पर हमने कंक्लूड करा है कि यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें यहाँ के, फिर टाउन प्लानिंग की हम बात करेंगे, यहाँ की सोसाइटी देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक कल्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, क्राफ्ट कैसे थे, स्क्रिप्ट्स क्या थी जिसको डिसाइफर अभी तक नहीं किया गया है, वहाँ पर पॉलिटिकल अथॉरिटी थी या नहीं थी, फिर इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। क्योंकि सर इसमें ना हमें फेजेस देखने के लिए मिलते हैं, हमें 3 फेजेस इसके देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका अर्ली हड़प्पा, दूसरा है आपका मैच्योर हड़प्पा, देखिए एक तो हो गया आपका प्री जिसको हम पढ़ चुके हैं चालकोलिथिक, एक हो गया आपका अर्ली, एक हो गया आपका मैच्योर, और फिर हो गया आपका लेट जिसमें आपका ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो जब अर्ली की हम बात करते हैं तो उसमें स्मॉल और रूरल सेटलमेंट्स रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे। फिर जब हम मैच्योर आए तो दैट मीन्स अर्बन रिवोल्यूशन जो हमें देखने को मिला हड़प्पा वाला, वो सब इसी पीरियड में देखने को मिला होगा, यानी कि इसी पीरियड में ये पीक पर, नॉट पीक बट ट्रांजिशन रहा होगा। फिर यहाँ पर पीक पर ये जब गया होगा इस बीच, और फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया होगा। ये वो कर्व होता है ना ऐसे, ये वाला, ये पीक वाला पीरियड, तो ये लेट वाला ये वाला पीरियड होगा। कुछ शहर जैसे लोथल आपको देखने को मिलेगा, ये सब इसी पीरियड में फ्लरिश हुए हैं या नए सेटलमेंट्स आपके बसाए गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अर्बन फेज़ का डिक्लाइनेशन था और यहाँ पर अर्बन फेज़ का असेंडिंग ऑर्डर था कि वो फ्लरिश हुआ था। तो अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें सर, टाउन प्लानिंग कब पॉसिबल है? जब हमारा कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। जब इंसान के पास भूख होगी, उसको खाने को मिलेगा, अच्छा उसका पेट भरा होगा, वो सेटिस्फाइड होगा, तो उसका काम दूसरी तरफ भी जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं जो हमें प्रूव करते हैं कि वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। जैसे आर्कियोबॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके डाइटरी पैटर्न्स को पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ग्रेन्स, वीट्स, दालें वहाँ की, बारले, चना और तिल, ये सब चीज़ें उनको देखने को मिलते हैं। तो दैट मीन्स ये चीज़ें, इनके एविडेंसेस उनको मिले ना, चार्ड ग्रेन्स मिले उनको कहीं ना कहीं, तो यानी एग्रीकल्चर था और वो भी वैरायटी थी। फिर उनको बुल के एविडेंस मिले, सील एविडेंस से उनको मिला, उनसे उन्होंने ये अज्यूम करा कि दैट मीन्स ऑक्सिन। जब सर खेत होगा, खेत जब होंगे तो ऑक्सिन चाहिए होंगे, ऑब्वियसली उनको ये चाहिए होगी, क्योंकि हल को मतलब प्लोइंग कौन करेगा फिर? जब इतने बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा तो प्लोइंग तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो प्लो करने के लिए कुछ तो चाहिए, हल तो चाहिए, दैट मीन्स ऑक्सिन भी रहे होंगे। टेराकोटा के प्लो भी मिले, ये हमने ऐसे ही अज्यूम नहीं करा कि प्लोइंग, टेराकोटा के प्लो के फिगर्स भी मिले थे हमें, कौन कौन सी साइट्स पर, चोलिस्तान और बनावली पर। ठीक है, ये सब जगहों पर हमें मिले। और यहाँ तक कि काली बंगन पे तो सर एक पूरे खेत का हमें एक एविडेंस मिलता है, प्लोड फील्ड का, जहाँ पर काली बंगन एक जगह है राजस्थान में। काली बंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स का शहर उसको बोला जाता है, राइट। बंगन, बैंगल, काली मतलब ब्लैक। तो वहाँ पर सर 2 सेट मिले फुरोज के। फुरोज क्या होती हैं? ये मेड़, ये जो होती हैं मेड़। तो इससे इन्होंने ये अज्यूम करा कि शायद इंटर क्रॉपिंग का भी सिस्टम रहा होगा। समझ रहे हैं सर आप, जो आज हम करते हैं। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग मीन्स दैट व्हेन वी ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर, कि यहाँ पर आज हमने आलू लगा दिया, यहाँ पर हमने सोना लगा दिया, समझे? सोना नहीं लगाना है, कोई दूसरी क्रॉप आपने कर दी है। तो उससे क्या होता है, जैसे एक का क्या रहता है, बहुत लॉन्ग रहता है, दूसरे का शॉर्ट पीरियड होता है, तो वो उससे हमें फिर लेवरेज मिल जाता है इतना किसान को। ये हम आज भी सजेस्ट करते हैं कि इंटर क्रॉपिंग कीजिए, मिक्सड क्रॉपिंग कीजिए, पैटर्न बनाइए जिससे लॉस ना हो किसान का। तो ये फुरोज के सेट से हमें पता चलता है कि दैट मीन्स इतना एडवांस हुआ करता था। अब इरीगेशन के कैसे वो मिलते हैं हमें एविडेंसेस? सेमी एरिड लैंड्स थी, क्योंकि ये जो भी पूरा एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया का, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन ज़रूरी था। तो हमें कैनाल्स के और शोरटुगाई में ये सब एविडेंसेस मिलते हैं। अफगानिस्तान में शोरटुगाई मैंने आपको दिखाया था ना वो मैप में, इस वाली स्लाइड में, ये वाला। तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? यहाँ से हमें कैनाल्स के एविडेंसेस मिलते हैं। और मोहनजोदाड़ो में सर 700 वेल्स, 700 कुएँ मिलते हैं। दैट मीन्स कितना एडवांस्ड इरीगेशन का सिस्टम रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और ग्रेनरी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि ग्रेनरी से ही पता चलता है कि स्टोरेज कब होगा, जब हमारे पास कोई चीज़ सरप्लस में होगी। जब डेफिसिट होगा तो स्टोर हम कर ही नहीं पाएंगे। और इरिगेशन वाटर रिजर्वायर इन धोलावीरा, इसी की वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला है। इतना ज़्यादा वास्ट ड्रेनेज सिस्टम, इतना प्रॉपर था स्टोरेज के लिए। तो दैट मीन्स कि पूरा इन्होंने ध्यान दिया हुआ था। ऐसा ही नहीं था कि एग्रीकल्चर अपने आप में ही फ्लरिश हो गया। दे वर वेरी एडवांस्ड पीपल, दे नो द टेक्निक्स,
राइट. दैट इज़ वाई दे वर एबल टू क्रिएट सच अ ह्यूज सिविलाइजेशन फॉर सो मैनी ईयर्स. इसीलिए ये सर्वाइव कर पाया. राइट. अब जब एग्रीकल्चर इतना फ्लरिश कर गया, दैट मीन्स जब इतनी अच्छी यहाँ पर एग्रीकल्चर हो गई, तो इसीलिए तो टाउन प्लानिंग भी इतनी सक्सेसफुल हुई, क्योंकि सर खाना मिल गया, किसान ने हमारा पेट भर दिया. अब हमारे पास दिमाग हम चलाने के लिए बहुत समय है, हमारे पास एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स हैं भरपूर, तो अब हम और चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं. दैट मीन्स टाउन प्लानिंग. अब यहाँ की जो टाउन प्लानिंग है, जब आपका PYQ आया था, आप देखेंगे 2014 का क्वेश्चन था ना ये, 2000 वेट, हाँ, कि आपको कैसे उससे इंसाइट्स मिलते हैं कि वो आज भी मतलब हमें इनपुट्स देगा प्रेजेंट डे के. तो मैं अभी आपको बताऊंगी ये कैसे इनपुट्स देता है, क्या क्या आपको एनालॉजी बनाते हुए चलनी है. ये देखिए, टाउन प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें एविडेंसेस देखने हैं. हमें कैसे पता चलता है कि ये जो टाउन्स थे ये प्लान्ड थे, है ना. ये पता कैसे चला कि वो प्लान्ड थे. सबसे पहले जो एविडेंस मिला कि सर जितनी भी बिल्डिंग्स थी ना, वो एक प्लेटफॉर्म पे बनाई हुई थी. दैट मीन्स चबूतरा जो होता है कि इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी, मतलब सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म है जैसे आजकल के मॉल्स बनते हैं, तो वो इसी पर खड़े हैं. दैट मीन्स इतना उन्होंने सोचा होगा ना कि क्या इसके साइज़ हैं, मीज़रमेंट्स हैं, बस इसी बेसिस पे हमें बताना है. तो सबसे पहला एविडेंस तो यही है. दूसरी चीज़, जो ब्रिक्स थी वो सन ड्राइड या बेक्ड ब्रिक्स थी, मतलब ऐसे ही नहीं थी, उनको सुखाया हुआ था प्रॉपर. या तो वो भट्टी फर्नेस में सुखाई जाती थी, या फिर आपको वो मिलती थी बेसिकली सन की ड्राइड ब्रिक्स, वो यूज़ होती थी. और उनकी एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो थी, एक फिक्स्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ था उनका. तो ये प्लानिंग के ही तो एविडेंसेस हैं, ऐसा थोड़ी ना कि बस बनाया और डाल दिया. नो, दे वर वेरी, मतलब लाइक उन्होंने सोच समझ के प्लानिंग के थे. और दूसरी चीज़ क्या एविडेंस मिलती है कि जितने भी घर थे ना, उन घरों के नीचे ही पाइपलाइन जाती थी ड्रेनेज सिस्टम की. घर के जस्ट नीचे ड्रेनेज सिस्टम. और वो जो ड्रेनेज पाइप्स थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरा, वो भी कौन सी ब्रिक्स को यूज़ करके था, वो भी बेक्ड ब्रिक्स जो थी, ड्राइड. क्यों? ताकि सीलन ना आए. आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं उस टाइम की. आज के तारीख में जहाँ वेयर डू आई लिव, दिस इज़ नॉट टू मेक अ फन ऑफ आर अथॉरिटीज़, बट सी माई कैब ड्राइवर वॉज सेइंग कि मैम इंडिया में कॉलोनी पहले बनती हैं, रास्ते बाद में बनते हैं. द प्लेस वेयर आई डू लिव इज़ कि वहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वहाँ की रोड एकदम खच्चर है, उसमें ऐसे गड्ढे हैं, लिटरली ऐसे गड्ढे हैं. जब हम स्कूटी ड्राइव करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें ऐसे ऐसे बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है. राइट. तो आप समझ रहे हैं. और आज की अथॉरिटीज़ भी क्या होता है, हम लोग, हमारे यहाँ पर बिल्डिंग बन जाती हैं, कॉलोनी बन जाती है, लेकिन पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं, फिर बाद में खुदाई करते हैं. तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब आप भी अथॉरिटी में जाएंगे, और प्लस इतना बड़ा पेन हम UPSC फ्रेटर्निटी ऑलरेडी ले चुके हैं, व्हाट वी हैव सीन इन द दिल्ली बिकॉज ऑफ द पुअर ड्रेनेज सिस्टम. राइट. उस टाइम पर आप जाइए, हड़प्पा के टाइम पर कितना मतलब प्लानिंग के साथ इन्होंने चीज़ें करी हुई थी कि एक तो घरों के जस्ट नीचे ही आपकी ड्रेनेज सिस्टम है, प्लस वो ब्रिक्स भी ऐसी यूज़ करी गई हैं जिससे अगर सीलन ना आए, डैम्पिंग ना हो. राइट. तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. सबसे बड़ा एविडेंस तो हमें इसीलिए मिलता है. और जो हमें ये क्वेश्चन इन्होंने बोला ना कि हमें कैसे हेल्प मिलती है, क्या सप्लीमेंट है, तो यही सर हेल्प है कि आज के टाउन प्लानिंग में हमें यही हेल्प मिलती है कि सबसे पहले तो भाई घर अगर बनाओ तो उसके नीचे ड्रेनेज का सबसे पहले ध्यान रखो. ठीक है, क्योंकि ड्रेनेज पहले बनेगा, उसके बाद ही तो घर बनेगा. हम क्या करते हैं, पहले घर बना लिया, उसके बाद खुदाई करने चलते हैं. दैट इज़ अ पुअर टेक्निक. राइट. तो ये हमारे एविडेंसेस हो गए. और भी मेजर एविडेंसेस क्या हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ग्रिड स्ट्रक्चर, ऐसे वाला 90 डिग्री वाला. ये आपके आज के नोएडा में फॉलो होता है, जयपुर इज़ अ प्लान्ड सिटी, चंडीगढ़ में फॉलो होता है. तो ये यहाँ से हमें इंसाइट्स मिलता है. ग्रिड स्ट्रक्चर 90 डिग्री की, हर कुछ किलोमीटर्स के बाद एक चौराहा आएगा. अरे ऐसे हर एक कुछ जैसे आप जयपुर जाएंगे ना, गेट्स बने हुए हैं, ये अजमेर गेट, ये वाला गेट, हर थोड़ी देर के बाद ये बड़ी चौपड़, ये छोटी चौपड़, है ना. तो वो और 5 रुपीज़ में वहाँ पे वो ई-रिक्शास चलती हैं. तो सोचो कितनी प्रॉपर प्लानिंग है, ग्रिड पैटर्न. यही चीज़ चंडीगढ़ में फॉलो होती है, ऐसे ही नोएडा में है, सेक्टोरल वाइज. तो ये इंसाइट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं. राइट.
प्लेटफॉर्म हो गए, मैंने आपको बता दिया, वर्किंग फ्लोर्स हैं, ग्रेट ग्रेनरी है, सीटाडेल पे अभी हम आएंगे, डॉकयार्ड्स हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स हैं, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है स्पेशली ढोलावीरा। इन्होंने बोला है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, कि अगर कुछ ऐसा होता है, तूफान आता है, तो उसको कैसे ड्रेनेज करना है। अभी आपको बाथ का एक सिस्टम बताऊंगी, स्टेडियम्स बने हुए हैं। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि द टाउन्स वर प्लैंड इन द सिटी ऑफ हरप्पा, इन द सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा, राइट। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको, चलो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो कॉमन फीचर्स थे सभी सिटीज़ के, उसमें क्या था, एक तो ग्रिड पैटर्न था, एक्सेप्ट बनावली। बनावली करके एक जगह है, बस यहाँ पर ही आपको ये नहीं मिलता था, बाकी सभी जगह आपको मिलेगा ग्रिड पैटर्न, यानी कि 90 डिग्री वाला। और बर्न्ट ब्रिक्स हर जगह यूज़ हुई थी, कहीं जगह पर सन ड्राइड थी कि धूप में सुखाया हुआ था, कहीं पर वो फर्नेस वाली थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज बिलो द हाउसेस सभी जगह, और यहाँ पर तो ढोलावीरा में तो बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स थे। फोर्टिफाइड सीटाडेल थे मोस्टली, ये जो सीटाडेल हम बताएंगे, लेकिन छानोदारों में ऐसा नहीं था। अभी सीटाडेल था क्या, देखिए जो एंटायर टाउन्स थे ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड थे। इसी से टाउन से देखो, हमने एग्रीकल्चर देखा, एग्रीकल्चर से हमें पता चला टाउन प्लानिंग का, फिर यहाँ से हम सोसाइटी पर जाएंगे कि सोसाइटी में भी डिफरेंस थे। ऐसा नहीं है, भेदभाव सब जगह होता है, कोई इतना बढ़िया नहीं होता। आप अमेरिका को ही देख लीजिए, है ना। सो वो दुनिया को लिबर्टी का पार्ट पढ़ाते हैं, सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाते हैं, बट दे डू हैव डिफरेंसेस, राइट। सो एंटायर टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक था आपका अपर, एक था लोअर। ये अपर जो था सीटाडल, ये कुछ हाइट पर बना हुआ था। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ये ऐसा बोलते हैं कि सीटाडल में रूलिंग अथॉरिटीज़ रहा करते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटा था, इट वॉज अ स्मॉल इन साइज एंड लिटिल पॉपुलेशन के लिए था, लेकिन ये फैला हुआ था। तो दैट मीन्स कॉमन लोग ज़्यादा होते हैं, रूलिंग अथॉरिटीज़ कम होते हैं नंबर में। हमारा राष्ट्रपति भवन है, रायसेना हिल पर बना हुआ है, ठीक है। तो आज के एनालॉजी में आप इस क्वेश्चन में इस चीज़ को यहाँ से लिंक कर सकते हो डेफिनेटली। ये कोई ऐसे मैं अपने मनगढ़ंत नहीं बनाकर बोल रही हूँ, दीज आर द एविडेंसेस यू हैव टू कोट, राइट, कि प्रेजेंट डे में कैसे पता चलता है। क्योंकि हमारा राष्ट्रपति भवन भी तो एक रायसेना हिल थोड़ा हाइट पर बना हुआ है ना। अगर आप जाते हो उस जगह से, अकबर रोड या उधर से आप गुजरते हो, आप देखो वो अलग ही दिखता है आपको थोड़ा हाइट पर, राइट। सो दिस यू कैन कंप्लीटली रिलेट। हाँ, अब ये जो टाउन थे, ये सीटाडेल हाइट पर था और ये लोअर टाउन थोड़ा छोटा पर था। तो अब था क्या सर, और फोर्ट्स इन जयपुर ये भी आप रिलेट कर सकते हैं, वो भी हाइट पर बने होते हैं। मोस्टली ये जो सेटलमेंट्स थे ये फोर्टिफाइड हुआ करते थे, जैसे कि इस पूरी तरफ फोर्टिफिकेशन होता था और ये भी सेपरेट होता था फोर्ट से। लेकिन कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पर ऐसा नहीं था, जैसे आप लोथल में अगर देखेंगे तो वो वॉल्ड ऑफ नहीं था, वहाँ पर इतना नहीं था, वो सिर्फ हाइट पर बना हुआ था। लोथल में ये सीटाडल केवल और केवल हाइट पर बना हुआ था, ये वॉल से सेपरेटेड नहीं था। बट मोस्टली सिटीज़ में क्या था कि ये पूरा ही जो टाउन था ये भी फोर्टिफिकेशन होता था और यहाँ पर भी इसमें एक सेपरेशन होता था, राइट। तो सीटाडल का मतलब क्या होता है, द टाउन विच इज़ मेड एट हाइट, या फिर एक्रोपोलिस भी इसको आप बोल सकते हो, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके फीचर्स क्या थे, हम जो एग्जाम्पल लेकर चलती है एनसीईआरटी, वो मोहनजोदाड़ो का लेकर चलती है कि वहाँ पर जो लोअर टाउन्स थे, वहाँ पर ये जो लोअर टाउन्स है नीचे वाला, इसमें क्या क्या बेसिकली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए थे कि घर थे रहने के। अब वो जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे वो भी कैसे थे, उनमें बहुत सारे रूम्स होते थे और मल्टी स्टोरे थे, कई मंजिला, 2 मंजिला ज़्यादा थे। ऐसा नहीं था कि केवल ग्राउंड फ्लोर का घर था, ग्राउंड फ्लोर का घर नहीं था केवल, काफ़ी फ्लोर्स थे उसमें। और उसमें एक बाहर एक कोर्टयार्ड करके हुआ करता था, जो कि एज्यूम करते हैं कि कुकिंग के लिए, या फिर जैसे सर्दियों में दादी आजकल हमारी निटिंग करती हैं, वीविंग करती हैं, तो इसलिए यूज़ करते होंगे। एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर प्रिवेसी का बहुत कंसर्न किया गया था, प्रिवेसी, कि ये इस तरीके से बने हुए थे घर की डायरेक्टली, जैसे आस पड़ोस के घर है ना, वो किस मतलब कुछ दिखता नहीं था, कि अगर आप फर्स्ट इंसाइट लें किसी घर का तो यू कैन नॉट सी। एंड दिस इज़ द थिंग कि हमें आज होम साइंस में पढ़ाया जाता है। आप होम साइंस अगर देखेंगे, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक कोर्स जो भी चीज़ें होती है, तो उसमें बताया जाता है बाकायदा कि प्राइवेसी एक ऐसी इशू है। अगर आपको प्राइवेसी 2 तरह की होती हैं, एक तो अपने नेबर्स से, एक अपने घर वालों से, कि रूम्स ऐसे बनाए जाएं, प्लस घर का आंगन या घर का मेन एंट्रेंस ऐसा बनाया जाए कि पड़ोसी अगर झांकने की कोशिश करे तो उसको डायरेक्टली ना दिखे। तो सर इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान बहुत ज़्यादा रखा गया था, राइट। विंडोज़ नहीं थी वॉल्स पर, कोई डायरेक्ट व्यू नहीं था, इसीलिए इंटीरियर का।
अब बाथरूम्स कैसे थे? बाथरूम्स इस तरीके के थे कि जो उनकी ड्रेन्स थी ना वॉल से, वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी बाहर की ड्रेन से, जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी। जगह जगह पर मैन होल्स थे, स्ट्रीट्स में कवर्ड थे, वो भी ऐसे नहीं कि जैसे आज की तारीख में होते हैं प्रिंस गड्ढे में गिर गया, बोरवेल में गिर गया, है ना, वो वाली चीज़ नहीं थी, थे वर कवर्ड। आए दिन खबरें आती रहती हैं, आप सुन लो हमारे यहाँ पे कि ये गड्ढे में गिर गया, वो गड्ढे में गिर गया। तो दीज आर द थिंग्स, मतलब लाइक वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, अब रूम्स के बारे में हमने बात कर ली, कोर्ट यार्ड के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे सीटाडेल के बारे में, जहाँ पर ये ग्रेट बाथ, ग्रेन, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये जो सीटाडेल था, वेट लेट मी फाइंड द, हाँ, दिस सीटाडेल, जिसको हम हायर टाउन भी बोलते हैं, हम इसमें मोहनजोदाड़ो का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अगर, इसमें एक ग्रेट बाथ करके एक फिगर थी, जिसके 3 तरफ तो उन्होंने रूम्स बनाए हुए थे चेंजिंग के लिए, 2 तरफ स्टेयर्स थी उतरने चढ़ने के लिए, और इसकी भी जो ब्रिक्स थी ना, उसको पता है वाटर टाइट बनाया था, वाटर टाइट बनाया था जिप्सम लगा के प्रॉपर। क्यों? ताकि सीलन ना आए। आप समझ रहे हैं सर, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी। उसके उसमें स्टेयर केस था प्रॉपर, चेंजिंग रूम्स थे, ठीक है, उसके फ्लोर को बर्न्ट ब्रिक से बनाया हुआ था, वाटर टाइट किया गया था, और ऐसा बोलते हैं कि ये शायद स्पेशल किसी रिचुअल बात के लिए बनाया गया है, किसी स्पेशल रिचुअल बात के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये लोअर टाउन में ये फीचर नहीं था। इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि सीटाडेल जो था वो रूलिंग अथॉरिटीज़ के रहने की जगह थी। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि ये सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे, कि लोग, आम लोग, नॉर्मल लोग लोअर टाउन्स में रहते थे और सीटाडेल में आपके स्पेशल लोग रहते थे, क्योंकि वो ग्रेट बात जो फिगर उन्होंने देखा है ना, उसकी वजह से दे आर अज्यूमिंग कि स्पेशल पब्लिक पर्पस, कोई रिचुअल बातिंग होती है, कोई त्यौहार होता है इस तरीके से, या राजा का अभिषेक होता है, इस तरह की जो ये फीचर्स होते हैं, राइट। अब बरियल्स में ये था कि डेड्स वर इन पिट्स, हरप्पन्स। अब ये आपको जो सिमिलैरिटी दिखेगी जब हम पढ़ेंगे लास्ट में, मैं आपको कंपेयर कराऊंगी इजिप्ट में, वहाँ पर भी रॉयल बरियल्स होते थे, उनको पिरामिड में रखा जाता था। ज्वेलरी मिली है आपको बोथ विमेन एंड मेन पर, लेकिन वही है सर, कुछ तो होते हैं जो प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन की ज्वेलरी पहने हुए दफनाए जाते हैं, कुछ नॉर्मल वही कॉपर की बीड्स जो नॉर्मल जो वो यूज़ करते हैं। तो दिस शोज दैट येस सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्टेड, एक तो उनके रेसिडेंस के बेसिस पर, एक बरियल के बेसिस पर, और कुछ उनकी पॉटरी के बेसिस पर भी ये आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे थे कि, हाँ देखो ये रहा, कुछ में कॉपर मिरर के साथ, बस कॉपर, कुछ में जेस्पर बीड, ये सब सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं, ये रेड कलर का कुछ होता है। अब आपके पॉटरी के बेसिस पर भी उन्होंने अज्यूम करा है क्या क्या, एक तो पहला मैंने आपको बताया रेजिडेंस, दूसरा बरियल, तीसरा हो गया आपका पॉटरी, कि कुछ तो ऐसे थे जो नॉर्मल पॉटरी थी, मिट्टी की बना ली इस तरीके से, कुछ थी फाइन स्पॉट, ये एक लग्जूरियस मटेरियल होता है जो सैंड और सिलिका को मिलकर बनाया जाता है, फिर उसको बेक किया जाता है, इस पर कॉम्प्लेक्स सुंदर सुंदर डेकोरेशन होती है। तो इससे भी वो अज्यूम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि येस सोशल डिफरेंसेस यूज टू एग्जिस्ट एट दैट टाइम, कि कुछ इतनी रॉयल लग्जूरियस यूज़ करते थे, कुछ नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें हैं इसमें। फिर आता है हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन। आई होप इट इज़ नॉट गेटिंग बोरिंग बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड इफ़ यू वुड से, चलो हम बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं, अभी के लिए आपका होमवर्क यह है कि आप इसको रिवाइज़ कीजिए। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा, कि PYQ को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको अपने माइंड में अभी पहले घुसाना है, कैसे उनसे फेमिलियर होना है। अभी इसमें आपको लग जाएंगे 10-15 दिन PYQs को पढ़ने में। फिर हमने प्रोटो हिस्ट्री को जाना, फिर हमने मेटल से उसको कंपेयर करा, स्टोन मेटल। फिर उसके बाद हमने IVC के क्रोनोलॉजी को पढ़ा, कि क्या क्या साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इससे एसोसिएटेड हैं, उनके नाम आपको सबको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं UPSC में, दैट इज़ वाई एम सेइंग आपको नाम याद रखने हैं। फिर हमने उसका एक्सटेंट देखा, उसको ये आपको इनकी सिटीज़, मेजर सिटीज़ भी याद रखनी है। फिर हमने उसके एविडेंसेस देखे अलग अलग, कि कहाँ से क्या एविडेंस मिला। टीम जो थी वो उनकी आखिर दयाराम साहनी पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्टेट में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, यूपी वाले, MP वाले, ये स्टेट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं दयाराम साहनी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको एविडेंसेस मिले। फिर हमने एविडेंसेस के बेसिस पर एग्रीकल्चर देखा, कि एग्रीकल्चर के लिए हमें कैनाल मिलता है, इरिगेशन मिलता है, प्लो मिलता है, बुल मिलता है।
फिर हमने टाउन प्लानिंग देखा, ये देखा कि कैसे हमें उससे इंसाइट्स मिलते हैं, फिर हमने उसके बेसिस पर आपके सोशल डिफरेंसेस देखे। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम यहाँ की क्राफ्ट के बारे में जानेंगे, रिलीजन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हॉर्स है या नहीं है, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो और बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़, ट्रस्ट मी, आईवीसी के भी बात कर रही हूँ मैं, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो ट्रस्ट मी, आप थोड़ा मतलब विश्वास बनाए रखिए, पढ़ते रहिए इंटरेस्ट लेके। टिल देन बाय बाय, जस्ट absorb this lecture till the next lecture comes out. Thank you so much.